हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जून 2025 के बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? टू सेट रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, टू रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स, थर्ड है टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट्स, और फोर्थ है टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर नेगोशिएटिंग ट्रेड लिबरलाइजेशन। हमें सही ऑप्शन इनमें से चूज करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि WTO क्या है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। इसका मेन एम क्या है कि अराउंड द वर्ल्ड लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना और ट्रेड जो है वो स्मूथली और फ्रीली पॉसिबल हो सके बिटवीन द कंट्रीज, इसको इंश्योर करना। WTO एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट और फैसिलिटेट करती है। इंटर गवर्नमेंटल है, इंटर गवर्नमेंटल का मतलब होता है कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी ट्रीटी के थ्रू बनाई गई हो और किसी इंटरनेशनल लॉ के थ्रू गवर्न की जाती हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, जैसे आपकी UNO है, WTO है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1995। ये डेट याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अब बात आती है कि क्या क्या की ऑब्जेक्टिव्स हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। तो देखिए, सबसे पहला है क्रिएटिंग एंड इन्फोर्सिंग इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स। ट्रेड रूल्स को क्रिएट करना और उसको इन्फोर्स करना। दूसरा है जो डिसीजन मेकिंग है उसको ट्रांसपेरेंट बनाना, ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यानी कि WTO ये कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट है इट सर्व्स एज वर्ल्ड्स लीडिंग फोरम। यानी वर्ल्ड्स लीडिंग फोरम का मतलब क्या है कि WTO एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर ट्रेड लिबरलाइजेशन से रिलेटेड रेगुलेशन और नेगोशिएशन किया जाता है। जो WTO लिबरलाइजेशन इनिशिएटिव है, इसका मेन मोटिव है कि मेंबर्स को बेनिफिट मिले। किसके थ्रू? तो कंपैरेटिव एडवांटेज के थ्रू। That means members get benefit by making the use of their comparative advantage. Next है settlement of trade disputes. तो WTO क्या करता है कि एक सिस्टम प्रोवाइड करता है फॉर द सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स, और जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए पहले से ही प्री डिटरमाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। तो ये कुछ की ऑब्जेक्टिव्स हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। तो अगर हम क्वेश्चन वापस से देखें तो पहला वाला देखिए सही होगा, टू सेट रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। तो WTO इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल्स को सेट करता है। दूसरा है टू रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स, ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। तीसरा यहाँ पे सही नहीं है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना WTO का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। और फोर्थ है टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर नेगोशिएटिंग ट्रेड लिबरलाइजेशन, ये भी WTO का ऑब्जेक्टिव है। तो करेक्ट ऑप्शंस हमारे क्या हैं? A, B और D। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा A, B, D ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पेस्टल फ्रेमवर्क व्हाट डज L डिनोट्स? ऑप्शंस हैं लेबर, लीगल, लैंड या लेटेस्ट। सो हियर पेस्टल स्टैंड्स फॉर P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L is for legal and last E is for environmental. पेस्टल एनालिसिस क्या है? एक तरीके का फ्रेमवर्क है जो मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को असेस करता है ताकि हम उसका इम्पैक्ट जान सके कि ऑर्गेनाइजेशन पर क्या पड़ेगा। इन एलिमेंट्स को, इनको एनालाइज करने से एक बिजनेस को पता चलता है कि क्या क्या पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं। तो पेस्टल में देखिए, पॉलिटिकल का मतलब है गवर्नमेंट की पॉलिसीज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इसका इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे। इकोनॉमिक में हो गया आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंटरेस्ट रेट्स है, इन्फ्लेशन है, एक्सचेंज रेट्स है, इनका इम्पैक्ट बिजनेस पर पड़ता है।
सोशल में आपका सोशल ट्रेंड्स हो गया, कंज्यूमर का एटीट्यूड हो गया, कल्चर हो गया। टेक्नोलॉजिकल का मतलब है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, इनोवेशन। लीगल मतलब लॉज एंड रेगुलेशंस जो कि अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री को, जैसे लेबर लॉ है आपका, एनवायरमेंटल लॉज है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है। और एनवायरमेंटल का मतलब है सस्टेनेबिलिटी इश्यूज या फिर एनवायरमेंटल पॉलिसीज जो भी होंगी जो बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं। तो क्वेश्चन में एल पूछा है कि क्या होता है इसमें, तो वो होता है आपका लीगल। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following countries were part of NAFTA? यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मेक्सिको या फिर ब्राजील। तो सबसे पहले नाफ्टा क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा ये आया था ऑन 1 जनवरी 1994। पहले 1988 तक एक कनाडा यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, उसको रिप्लेस करके नाफ्टा आया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का मतलब होता है कि जो कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज है, उनके बीच में से ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करना। ये जो फ्री ट्रेड एरिया होता है, एफटीए, फ्री ट्रेड एरिया, इसका आइडिया आया था रोनाल्ड रीगन को। ये यूएस के प्रेसिडेंट रहे हैं। नाउ नाफ्टा में जो कंट्रीज हैं वो हैं, जो एग्रीमेंट है वो 3 कंट्रीज के बीच में है, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको। अब इसका नाम भी चेंज हो गया है नाफ्टा का। 1 जुलाई 2020 से अग्रीमेंट में कुछ चेंजेस किए गए, जिसके बाद से इस अग्रीमेंट का नाम है आपका यूएसएमसीए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स मेक्सिको कनाडा अग्रीमेंट। इसको हम लोग कई बार नाफ्टा 2.0 भी कहते हैं। नाफ्टा के अगर प्रोविजंस की बात करें कि नाफ्टा की क्या क्या प्रोविजंस हैं, ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट करना, आईपी प्रोटेक्शन दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उसको प्रोटेक्ट करना, एनवायरमेंटल एंड लेबर प्रोटेक्शन प्लस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो क्वेश्चन हमारा था कि नाफ्टा में कौन कौन सी कंट्रीज पार्ट हैं, तो ए, बी और सी, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको। तो सेकंड ऑप्शन देखिए यहाँ करेक्ट होगा, ए बी सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट्स ओल्ड टू न्यू। ऑप्शंस दिया है नाफ्टा, यूरोपियन यूनियन, सार्क और आसियान। इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है एज पर देयर एस्टैब्लिशमेंट्स। तो देखिए नाफ्टा, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1994, दैट इज नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, दिस इज नाफ्टा। नेक्स्ट इज यूरोपियन यूनियन, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 नवंबर 1993, 1 नवंबर 1993। अगला है आपका सार्क, सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये आया था ऑन 8 दिसंबर 1985। और नेक्स्ट है आसियान, दैट इज द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दिस केम ऑन 8th of August 1967। अगर हम इन सब के हेडक्वार्टर्स की बात करें कि हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ है, तो देखिए नाफ्टा का कोई सिंगल हेडक्वार्टर नहीं है, देयर इज नो सिंगल हेडक्वार्टर ऑफ नाफ्टा, नाफ्टा का कोई सिंगल हेडक्वार्टर नहीं है, क्योंकि ये एक अग्रीमेंट है। तो ऑफिसेज और डेजिग्नेटेड मेंबर्स अलग अलग तीनों कंट्रीज में इसके हैं, जहां से इसके वर्क को मैनेज किया जाता है। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रसेल में, बेल्जियम। नेक्स्ट है सार्क, सार्क का जो हेडक्वार्टर है ये है आपका काठमांडू में, नेपाल। और आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इट्स इन जकार्ता, इंडोनेशिया। यहाँ पे हेडक्वार्टर्स हम ध्यान में रखेंगे, हेडक्वार्टर्स, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में हमसे पूछे जाते हैं। अब इनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर लगाएं तो देखिए सबसे पहला क्या है, 1967 में एस्टैब्लिश हुआ था आसियान, तो सबसे पहले ऑप्शन डी आएगा। फिर 85 में आपका सार्क आया, तो नेक्स्ट ऑप्शन सार्क हो गया। फिर आएगा 1993, दैट इज यूरोपियन यूनियन, तो बी। और सबसे लेटेस्ट इसमें हो गया आपका नाफ्टा, तो सही सीक्वेंस बना डी सी बी ए।
तो देखिए थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, DCBA। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम ओल्ड टू न्यू। पहला है मर्केंटलिज्म थियरी, दूसरा है कंपैरेटिव एडवांटेज, थर्ड है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियरी और फोर्थ है हेक्सर-ओलिन थियरी। हमें इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले तो जान लीजिए यहाँ पे तीन ट्रेडिशनल थियरीज हैं, मर्केंटलिज्म, कंपैरेटिव, हेक्सर एंड ओलिन थियरी। ये तीनों ट्रेडिशनल ट्रेड थियरीज हैं, जबकि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियरी है ये आपकी मॉडर्न थियरी में आती है। सबसे पहले आपकी बात आती है मर्केंटलिज्म थियरी की। तो मर्केंटलिज्म थियरी ये आई आपकी 16th सेंचुरी में। इसको दिया था थॉमस मून ने। थॉमस मून, इट वाज गिवन बाय थॉमस मून एंड इट इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट थियरी। दूसरी आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी, ये दिया है डेविड रिकार्डो ने। यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने इन थियरीज को दिया है, बिकॉज एक बार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इनको हम सीक्वेंस में लगाएं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं, तो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फिर कि थियरी दे देगा और कौन उसका प्रोपाउंडर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हु हैज प्रोपाउंडेड दीज थियरीज। तो comparative advantage theory, this is given by David Ricardo in the year 1817. It was given in the year 1817 and it is the extension of absolute advantage theory. It is the extension of absolute advantage theory which was given by Adam Smith in the year 1776. Now third one is product life cycle theory. Product life cycle theory was given by Raymond Vernon during 1960s. 1960s के समय रेमंड वर्नॉन ने ये थियरी दी थी। लास्ट है हेक्सर-ओलिन थियरी, जिसमें नाम में ही मेंशन है किसने इस थियरी को दिया है। इस थियरी का नाम है फैक्टर एंडोमेंट थियरी। इसको दिया है एली हेक्सर एंड बर्टिल ओलिन। तो करेक्ट सीक्वेंस अगर हम देखें तो सबसे पहले मर्केंटलिज्म है, फिर है कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी, उसके बाद है आपकी हेक्सर एंड ओलिन थियरी, तब आती है आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियरी। तो सही सीक्वेंस बना ABDC। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not the feature of business environment? ऑप्शंस है कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक, मल्टीफेसेटेड और स्टैटिक। तो एनवायरमेंट जो वर्ड है ये आपका फ्रेंच वर्ड से आया है, एनविरॉन, जिसका मतलब होता है एक्सटर्नल कंडीशंस जिसमें वेरियस वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स या कंडीशंस होती हैं जो भी डेवलपमेंट या ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसको इम्पैक्ट करती हैं, उसको इफेक्ट करती हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज द टोटल ऑफ ऑल द individuals, institutions and the forces which are beyond the control of the organization, which are beyond the control of the organization। कि तो फीचर्स क्या क्या हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के? तो पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनकी टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारे बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। जैसे शेयर होल्डर्स हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, ये सभी क्या है, बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। दूसरा है आपका स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें स्पेसिफिक फोर्सेस भी होते हैं और जनरल फोर्सेस भी होते हैं। स्पेसिफिक फोर्स का मतलब क्या है? जैसे कि आपका कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, ये सब क्या है कि जो इंटरप्राइज होता है या बिजनेस होता है उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं और उसके रेगुलर वर्क को इम्पैक्ट करते हैं। जनरल में आपका हो गया जैसे कि मान लीजिए सोशल या इकोनॉमिक या टेक्नोलॉजिकल या लीगल एनवायरनमेंट या लीगल कंडीशंस, ये सब क्या होती है? जनरल फोर्सेस होती हैं और इनका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस एनवायरनमेंट पर। नेक्स्ट है इंटर रिलेटेड। जितने भी फैक्टर्स हैं वो सभी क्या है? इंटर रिलेटेड है। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसमें वेरियस एलिमेंट्स जो है वो इंटर रिलेटेड है, यानी एक
एलिमेंट में अगर बदलाव आता है, चेंज आता है, तो उसकी वजह से दूसरे एलिमेंट पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है डायनेमिक इन नेचर। जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, नेचर इसका कैसा होता है, डायनेमिक होता है। दैट मीन्स इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये हमेशा चेंज होता रहता है, स्टैटिक नहीं रहता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस में चेंज आता है, कंपटीशन बदलता है, नए नए इनोवेशंस आते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है, तो उस अनुसार जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो भी चेंज होता है। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या चेंज आएगा। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स होता है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स, क्या इन्फ्लुएंस आएगा, क्या चेंज आएगा बिजनेस में, इसको पता करना डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट है इट इज रिलेटिव। क्यों रिलेटिव है, क्योंकि कंट्री टू कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जो इम्पैक्ट होता है वो डिफरेंट होता है, सेम इम्पैक्ट नहीं होता है। अगर किसी एलिमेंट में चेंज आता है तो किसी बिजनेस में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, किसी पर नेगेटिव भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो देयर इज नो सिमिलैरिटी इन द इम्पैक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ फीचर्स हैं। अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो कॉम्प्लेक्स ये फीचर है, डायनेमिक है, मल्टीफेसेटेड है, देयर आर डिफरेंट चेंजेस एट डिफरेंट प्लेसेस, लेकिन स्टैटिक नहीं है। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो स्टैटिक नहीं होता है, वो क्या होता है, डायनेमिक होता है, वो चेंज होता रहता है, हमेशा सेम नहीं रहता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, स्टैटिक इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not an element of micro environment? ऑप्शंस है कस्टमर, सप्लायर, टेक्नोलॉजी और कॉम्पिटिटर्स। तो देखिए जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है इसकी बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं मेनली। पहला होता है आपका इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को भी हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले होते हैं माइक्रो और दूसरा है आपका मैक्रो। Internal factors which are within the organization and are under control of the organization. External factors are the factors or the elements which affect the business which are outside the organization and they are generally uncontrollable. Internal factors में क्या क्या आपका आ सकता है, तो बिजनेस की स्ट्रैटेजी आएगी, इसके अलावा स्ट्रक्चर कैसा है, पर्सोनल कैपेबिलिटी, नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज, मार्केटिंग कैपेबिलिटीज, ऑपरेटिंग कैपेबिलिटीज, टेक्निकल कैपेबिलिटीज। ये सभी क्या आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर बियॉन्ड द कंट्रोल। दो है माइक्रो और मैक्रो। अगर हम माइक्रो फैक्टर्स की बात करें कि माइक्रो में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, माइक्रो में आपके हो गए सप्लायर्स, कस्टमर्स, कंपटीटर्स, मार्केट इंटरमीडियरीज और पब्लिक। माइक्रो का मतलब होता है इमीडिएट एनवायरनमेंट, इट इज इमीडिएट एनवायरनमेंट जिसका इमीडिएट इंपैक्ट पड़ता है। और मैक्रो क्या है आपके, पेस्टल। These are our macro factors which impact the business. तो ये सभी क्या है, एलिमेंट्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि माइक्रो एनवायरनमेंट का इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट देखिए कौन कौन से थे, सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, मार्केट इंटरमीडियरीज और पब्लिक। अगर हम ऑप्शंस देखें तो कस्टमर है, सप्लायर है, कॉम्पिटिटर है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है क्योंकि ये क्या है आपका मैक्रो का फैक्टर है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, टेक्नोलॉजी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following types of FDI, that is foreign direct investment, includes creation of new assets
एंड प्रोडक्शन फैसिलिटी इन देयर कंट्री। ऑप्शंस हैं ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, मर्जर एंड एक्विजिशन, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस या फिर ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। तो देखिए एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू एक कंट्री फंड्स का इन्वेस्टमेंट करती है अनदर कंट्री में। और एफडीआई में क्या होता है कि एसेट्स परचेज किए जाते हैं, एसेट्स की ओनरशिप अक्वायर की जाती है और मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग पे कंट्रोल लिया जाता है। तो एफडीआई से क्या होता है, फॉरेन कंपनीज डायरेक्टली जो दूसरी कंट्री है उसकी जो कंपनी है या बिजनेस है उसकी डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। एफडीआई से बेनिफिट मिलता है ऑफ नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। दो तरीके के रूट होते हैं एफडीआई में, एक ऑटोमेटिक रूट होता है, गवर्नमेंट रूट होता है। एफडीआई करना है अगर हमें तो उसके दो रूट हैं, एक है ऑटोमेटिक रूट और दूसरा होता है आपका गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट में हमें कोई भी प्रायर अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, लेकिन अगर गवर्नमेंट रूट हम ले रहे हैं तो वहां पे गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना मैंडेटरी होता है। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑप्शंस यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहला क्या है, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब कोई कंपनी किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में, किसी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में इन्वेस्ट करती है उसको हम ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी द कंपनी इन्वेस्ट इन द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी टू स्टार्ट इट्स ऑपरेशन। मान लीजिए कंट्री ए है, कंट्री बी में यहाँ पर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी थी, उसमें अगर ए ने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको हम ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज को या तो कंपनीज परचेज कर लेती हैं या फिर उसको लीज आउट कर लेती हैं, ईदर दे परचेज इट और लीज इट। और यहाँ पर देखिए फायदा क्या है, स्टार्टअप कॉस्ट जो होता है वो हाई नहीं होता है। ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट करने के लिए जनरली मर्जर्स एंड एक्विजिशंस किए जाते हैं। तो ये हो गया आपका ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरा है आपका मर्जर्स एंड एक्विजिशन। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में क्या होता है कि ओनरशिप जो रहती है कंपनी की या किसी बिजनेस की वो ट्रांसफर हो जाती है टू दी अनदर एंटिटी। दो टर्म्स है इसमें, मर्जर और एक्विजिशन। मर्जर का मतलब होता है कि दो कंपनीज क्या करती हैं, टू और मोर कंपनीज दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपनी। फॉर एग्जांपल दो कंपनीज थी ए एंड बी, ये दोनों मर्ज कर गई और एक नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आई, कंपनी सी। तो इसको हम क्या कहते हैं, मर्जर कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक कंपनीज कंबाइन होती हैं और मिलकर एक नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है, तो वो मर्जर का केस है। एक्विजिशन का केस क्या होता है, जिसमें एक कंपनी अपना इंटायर बिजनेस जो होता है वो सेल कर देती है टू अनदर कंपनी। फॉर एग्जांपल ए ने अपना पूरा बिजनेस सेल कर दिया बी कंपनी को, तो ये क्या हो गया, एक्विजिशन हो गया। या मान लीजिए ए एक स्मॉलर कंपनी थी, बी एक लार्जर कंपनी थी, बी ने ए के सारे शेयर्स को अक्वायर कर लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक्विजिशन का केस होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक्विजिशन में कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं हो रही है, बल्कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के बिजनेस को खरीद ले रही है, यानी टेक ओवर कर ले रही है। थर्ड है आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या है, एक पार्टनरशिप होती है बिटवीन टू और मोर कंपनीज जो एक साथ काम करती हैं टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव। टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव, टू और मोर कंपनीज वर्क टुगेदर इन अ पार्टनरशिप एंड देयर इज अ म्यूचुअल बेनिफिट टू बोथ द कंपनीज। लेकिन स्ट्रेटेजिक अलायंस में एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो कंपनीज होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। The companies are independent in their working. A and B कंपनी, इनके बीच में अगर स्ट्रेटेजिक अलायंस हो रहा है बट बोथ द कंपनीज रिमेन इंडिपेंडेंट, तो ये केस आपका होता है स्ट्रेटेजिक अलायंसेस का। इसमें कंपनीज अपने रिसोर्सेज शेयर करती हैं, कैपेबिलिटी शेयर करती हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करती हैं ताकि जो ऑब्जेक्टिव है उसको वो अचीव कर सके। और लास्ट है इसमें ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट,
ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और द प्रोडक्शन इज डन फ्रॉम दी स्क्रैच। जो भी प्रोडक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो स्क्रैच से शुरू किया जाता है, कोई भी प्रायर वर्क नहीं होता है। देयर इज नो प्रायर वर्क, देयर इज नो प्रायर वर्क, सब कुछ फ्रेश किया जाता है। इसमें क्या होगा कि जो कंपनी होगी वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए नया फैसिलिटीज डेवलप करेगी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, और इसमें जो कंट्रोल होता है वो बहुत हाई होता है, प्लस जो आपकी कॉस्ट लगती है स्टार्टअप की वो भी ज्यादा होती है। सो स्टार्टिंग द प्रोडक्शन और द इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम स्क्रैच व्हेन नो प्रायर वर्क इज डन, तो ये आपका ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट होगा। तो क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो एफडीआई जिसमें नए एसेट्स का क्रिएशन किया जा रहा है या प्रोडक्शन फैसिलिटीज को क्रिएट किया जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस के क्वेश्चंस को जो यूजीसी नेट जून 2025 में पूछे गए थे। होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।